में प्रश्न आते हैं और अलाउद्दीन खिलजी से होते हैं, ठीक है। चलिए मैं अच्छे से करवा देता हूँ। खिलजी, ध्यान से सुनिएगा। खिलजी पश्चिमी तुर्किस्तान के एक प्रजाति समूह के लोग थे। खिलजी अफगानी महिलाओं के साथ अंतर विवाह करके मुख्यतः अफगान बन गए, ठीक है। ये दिल्ली पे शासक करने वाला ये अफगानी नहीं थे, इसलिए दिल्ली पे सारे शासकों करने वाले लोगों में इनको कम सम्मान प्राप्त था, ठीक है। ये अफगानी बने थे नहीं, ठीक है। अफगानी महिलाओं से विवाह करके मतलब क्या बन गए थे, ये अफगानी में, ये तुर्क थे। खिलजी क्रांति ने शाही रक्त की तुलना में सर्वसाधारण के जनमत का आधिपत्य का सिद्धांत ये सिद्ध कर दिया कि गद्दी पर, ठीक है, गद्दी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति एक अधिकार कर सकता है जिसमें शक्तियों को अपने हाथ में रखने की योग्यता हो। खिलजियों ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा आरंभ की। धर्म तथा राजनीति से अलग किया, ठीक है। अगर पूछेगा धर्म से राजनीति को अलग किसने रखा, तो खिलजियों ने किया था, क्योंकि अफगान थे, ठीक है। और धर्म से राजनीति को अलग किसने रखा, खिलजी ने किया। मुख्यतः किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। मतलब पॉलिटिक्स को मतलब क्या किया, राजनीति से अलग कर दिया। अभी तक जितने लोग जो थे सबके सब क्या था, पॉलिटिक्स पे देखे, पॉलिटिक्स की वजह से उनकी राजनीति चलती थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जितने भी विद्वानों को, जितने भी मौलाना वगैरह को जो भी भूमि वगैरह दिया था, सबसे भूमि छीन लिया गया, ठीक है। इनके समय खालसा भूमि की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ गई। खालसा भूमि कौन सा भूमि था, ऐसा भूमि, एग्जाम में पूछा है खालसा भूमि क्या होता है, ठीक है। ऐसा भूमि जिससे राज्य का सीधा प्रतिनिधित्व हो, वैसे भूमि को खालसा भूमि कहेंगे, ठीक है। तो किसी भी तरह के जितने भी विद्वान थे इस्लाम के, जो भी मतलब मौलाना थे या फिर जो भी मतलब तो धर्मगुरु थे, जो जिसको भी जमीन जो दिया जाता था उनको प्रसन्न रखने के लिए, जो कि पहले के शासक करते आ रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे छीन लिया, ठीक है। इसीलिए धर्म को इसने राजनीति से अलग रखा। इनके समय किसी भी धार्मिक गुरु की चलती नहीं थी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सशक्त शासक था। अभी तक जितने भी शासक हुए इतिहास में, बलबन और खिलजी दिल्ली सल्तनत के सशक्त शासक में से गिने जाते थे। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं मानता था उन लोगों का बात, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को उन लोगों ने दबाव बना लिया, लेकिन खिलजी के ऊपर नहीं बना पाए। ध्यान रखेंगे, जलाउद्दीन खिलजी से हम यही लोग शुरू कारण करेंगे। था पहला कि शासक यही था। जितने बड़े बड़े जो हिंदू अमीर थे, सामंत थे, उनकी स्त्रियां मुस्लिम के यहाँ नौकर के रूप में जाने लगी थी काम बिल्कुल ठीक करने। है। जलाउद्दीन खिलजी की बात करें, 1290 से लेकर 1296 तक शासक रहेंगे, और खिलजी वंश के संस्थापक भी यही थे। बीपीएससी ऐसे ही इस पूछा था क्वेश्चन है। अच्छा, इसके सुल्तान बनने से पूर्व कैकुबाद ने इसे शाइस्ता खान की उपाधि दी तथा आरी के मुमालिक सेना का मंत्री पद धारण किया, ठीक है। वही कैकुबाद बलबन का उत्तराधिकारी जो था, आरिज मुमालिक बनाया और सेना का मंत्री नियुक्त किया। कैकुबाद के द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलो खरी की महल में जलाउद्दीन ने अपना राज्य अभिषेक करवाया, ठीक है। किलो खरी के महल में इसने अपना राज्य अभिषेक करवाया। इसी महल में इसकी हत्या भी कर दी जाती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप चलेंगे, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी। उसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया, ठीक है, क्योंकि इनसे बहुत सारे जो समकालीन जो मुसलमान थे वो भी इनसे नफरत करते थे, क्योंकि ये मतलब क्या थे, तुर्क नहीं थे, ठीक है। सॉरी, क्या बोलते हैं इनको, अफगान थे ये। मुसलमानों का दक्षिण भारत का प्रथम आक्रमण जलाउद्दीन के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पे हुआ था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का पहला अभियान किसने चला। एक दिन हमने भी आप लोगों से पूछा था, आप लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी, नहीं, जलाउद्दीन खिलजी के समय ही दक्षिण भारत का अभियान शुरू हो गया था। जिस समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पे पहला आक्रमण हुआ था, तो दक्षिण भारत का अभियान जो था जलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने समय में शुरू कर दिया था, ठीक है। बाद में इसको लेकर आगे चल के भले अलाउद्दीन खिलजी जाता, उसके समय में व्यापक पैमाने पर हो गया था, लेकिन पहला अभियान दक्षिण भारत का जलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। उस अभियान को लीड किसने किया था, तो उस अभियान को लीड किया था अलाउद्दीन खिलजी ने लीड किया था, ठीक है। जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में रिश्ता क्या था, तो दामाद का रिश्ता था, ठीक है। मतलब चाचा भी थे, दामाद भी थे, ठीक है। इसकी बेटी का नाम था मेहरुनिसा, ठीक है। मेहरुनिसा नूरजहां का भी नाम था, हम उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का भी नाम मेहरुनिसा ही था, ठीक है, जो कि मतलब जलाउद्दीन खिलजी की क्या थी, बेटी थी, मतलब कजन से विवाह किया था इसने, ठीक है। इसके समय ईरानी फकीर सिद्दी मौला को, ठीक है, हाथी के पैरों तले कुचला दिया गया था। विद्रोहियों के प्रति जलाउद्दीन के दुर्बल नीति अपनाई और कहा, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाने में मेरी आदत नहीं है, ठीक है। ध्यान में, किसने कहा, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है, किसने कहा था, तो जलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अब आते अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से लेकर 1316 तक शासक रहेगा, लगभग 20 वर्षों तक शासक रहता है। 1296 में उसने अपने चाचा और ससुर दोनों जलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका, वध करके अलाउद्दीन सिंहासन रुद्ध हुआ।
आरंभिक जीवन की बात करें, खिलजी क्रांति, गुलाम वंश का अंत करके खिलजी वंश की स्थापना में इसने जलालुद्दीन के अभियानों को महत्वपूर्ण योगदान दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक का पद दिया। करा का सूबेदार मलिक सज्जू के विद्रोह के दबाने में इनकी महत्वपूर्ण सहयोग रहा, इसलिए इसे करा का सूबेदार भी बना दिया। क्या बना दिया गया? करा का सूबेदार भी बना दिया गया था। ठीक है। आरंभिक कठिनाइयां क्या रही इसके लिए? अलाउद्दीन ने कृपालु चाचा की हत्या करके सत्ता प्राप्त की, जिसके कारण वो प्रजा की घृणा का पात्र बना। जलालुद्दीन का बड़ा पुत्र, ठीक है, अरकली खान पंजाब, मुल्तान और सिंध का स्वतंत्र स्वामी था। पूर्व सुल्तान का पुत्र रुकिनुद्दीन इब्राहिम और उसकी मां उसी के प्रभाव में थे। ठीक है। संपूर्ण दोआब और अवध में अलाउद्दीन की स्थिति दुर्बल थी। उत्तरी पश्चिमी सीमा पर, ठीक है, खोखरो जाति की नीति स्वतंत्रतापूर्ण थी। मंगोल आक्रमण का खतरा निरंतर बना हुआ था, क्योंकि इसके समय मंगोल आक्रमण बहुत ही ज्यादा होगा। बिहार, बंगाल और ओडिशा जैसे दूरस्थ प्रदेशों में दिल्ली सल्तनत का प्रभाव नाम मात्र का था। बुंदेलखंड और मालवा में भी राजपूतों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी। कठिनाइयों का निराकरण कैसे किया? तो अपनी कुशलता से उसने सारी कठिनाई को सफलतापूर्वक सामना किया। सर्वप्रथम उसने जलाली सरदारों का दमन किया और उसके वफादार सरदारों का, ठीक है, दल बनाया, उसके सहायक बने। जलाली सरदार जो थे, जलालुद्दीन खिलजी के मतलब क्या थे? समर्थक थे। उत्तरी पश्चिमी सीमा पे, ठीक है, अरकली खान एवं खोखरो जाति का सफलतापूर्वक दमन किया। अरकली खान कौन था? तो इसका साला था, एवं जलालुद्दीन की मतलब क्या बोलते हैं, बेटा था, तो उसका दमन किया। एवं खोखर जाति जो कि बार बार मतलब विद्रोह कर देते थे, शुरू से ही करते आ रहे थे, उसका भी मतलब दमन किया। इसके समय जो सबसे मतलब चेंजिंग आपको देखने को मिला, बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, देखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके समय मंगोल आक्रमण का भय बहुत ज्यादा था, तो इसने अपने लिए बहुत बड़ा सेना बनाया। ठीक है, बहुत बड़ा सेना। पहले सेना कैसे आता था? पहले सेना सामंतों के द्वारा आपको देखने को मिलता था। भूमि देना पड़ता था, शासक उनको भूमि देते थे, उसके बदले में जो सामंत जो थे वो मतलब क्या करते थे? राजा को सैनिक से मदद करते थे। लेकिन इसने अपनी एक बड़ी सी अस्थायी सेना बनाई, और जब अस्थायी सेना बनाई तो उनको रख रखाव के लिए खर्च भी बहुत ज्यादा होने लगा। तो इसके लिए इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली बनाई, जिसके तहत, ठीक है, बाजार में सारे सामान की कीमत को मतलब क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। फिर बहुत ही कम मूल्य पे मतलब सेना को उपलब्ध कराया जाने लगा। सेना के जितने जरूरत की चीज थी सब बाजार में मिलती थी, बहुत ही कम कीमत पे। इसलिए सैनिक को सैलरी तो कम होता था, लेकिन उनको जो जो भी जरूरत की सामान होती थी वो बहुत ही आसानी और इजीली मिल जाती है। पैसा कहाँ पे खर्च करेंगे? अपने जरूरत के सामान खरीदने पे ही तो खर्च करेंगे ना। तो सैनिक का सैलरी थोड़ा कम था, लेकिन उनके सारे जरूरत का सामान बहुत ही कम कीमत में मिलता था, इसलिए बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने अपना, जो कि मूल्य सैन्य व्यवस्था था। ठीक है, बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को रोकना था। दिल्ली उस समय विशाल जनसंख्या, व्यापार और सेना का केंद्र थी। फलस्वरूप मुद्रा विस्तार और चोर बाजारी के कारण वस्तु मूल्य में वृद्धि हो रही थी। दूसरे, सेना को कम मूल्य पर सामान उपलब्ध कराना इसका सबसे बड़ा पर्पस यही था। जब्ती प्रणाली की शुरुआत की। सभी प्रकार के गल्ले का भाव निश्चित कर दिया गया। अनाज, पशु, दास, घोड़े आदि सभी वस्तुओं की कीमत निश्चित कर दी गई। ठीक है, और जो अगर इस बात को नहीं मानता था या फिर ऊंचा दाम लेता था, फिर अलग तरीके से दाम लेता था, उनको पर दंड देने का प्रावधान किया गया। इससे संबंधित दो प्रमुख अधिकारी नियुक्त किए। पहला दीवान रियासत, ये मंत्री होता था, वाणिज्य मंत्री होता था, व्यापार मंत्री। दूसरा जो था सहना ए मंडी, ये बाजार का अधीक्षक होता था। दोनों को दोनों व्यक्ति था। अब दोनों का काम क्या था? तो सहना मंडी जो था, बाजार सुपरिटेंडेंट जो था, बाजार अधीक्षक जो था, ये पंजीकृत व्यापारी किसानों से अनाज खरीद सकता था। कम तोलने वालों को दंड के रूप में शारीरिक यातना दी जाती थी। मतलब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 केजी के तुलना में 900 ग्राम दे रहा है ना, तो शारीरिक यातना दिया जाता था। ठीक है, बहुत ही खतरनाक सजा था, मांस काट तक के मतलब अजीब अजीब सजा का प्रावधान कर रखा था इन लोगों ने। तो सहना मंडी में पंजीकृत व्यापारी ही किसानों से अनाज खरीद सकता था। ठीक है, कम तोलने वालों के दंड के रूप में क्या दिया जाता था? शारीरिक यातना दी जाती थी। सैन्य सुधार क्या किए इसने? तो किलों या दुर्गों में अनुभवी तथा विवेकशील सैनिक नियुक्त किए, इन्हें कोतवाल कहा जाता था। अलाउद्दीन ने सेना के केंद्रीयकरण किया। अभी तक सेना का केंद्रीयकरण नहीं था। अब कैसे नहीं था? तो मैंने सामंत बताया, तो सामंत था यूरोप में चलता था। चलो, दिल्ली में अमीर होता था। ठीक है, अमीर क्या होते थे? तो बड़े बड़े अमीर होते थे, उनके दरबार में बैठे थे। तो अमीर के पास बड़ा बड़ा भूमि का टुकड़ा होता था। तो भूमि तो राजा का है, लेकिन अमीरों को दिया जाता था। भूमि से रेवेन्यू वसूलते थे और वो अपने अपने सेना रखते थे। जब भी आवश्यकता पड़ने पे राजा को सेना देते थे, और सालों भर भूमि से टैक्स वसूलने का उनके पास अधिकार था। लेकिन इसने अपना अस्थायी सेना बनाया। अमीर वगैरह से जितने भी जो भी जमीन वगैरह जो भी दे रखे थे, सबसे
ले लिया, अपना एक अस्थायी सेना बनाया, ठीक है। और सेना में दीवाने अर्ज विभाग जो सेना का प्रमुख विभाग था ना, वो खुद ही देखता था, खुद ही उसको देखता था, ठीक है। सेना के गठन हेतु सीधी भर्ती, केंद्रीय कोषागार से सैनिकों के नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया इसने, ठीक है। अभी तक नगद वेतन नहीं दी जाती, देती भी थी, तो पूर्ण रूप से नगद वेतन इसके समय प्रारंभ हो गया। सेना के इकाइयों का विभाजन 1000 में, 100 में, 10 पे आधारित था, जो खानों, मलिकों और अमीर, अमीर ध्यान रखेंगे क्या क्या था, तो खान, ठीक है, मालिकों, अमीरों और सिपा सलारों इत्यादि के अंतर्गत थे। 10,000 की सैनिक टुकड़िया को क्या बोलते, तुमन कहा जाता था। क्या बोला जाता था इसके समय में, तुमन कहा जाता था। अलाउद्दीन ने 4 प्रमुख विभागों को संयुक्त से अपने प्रशासनिक कार्य को चलाया। एक था दीवाने बिजारत, ये वित्त विभाग था, ठीक है। एक तरह से क्या था, वित्त विभाग था। यह विभाग राजस्व वसूली करता था। इसकी जिम्मेदारी किसी दी गई थी, वरिष्ठ को दी गई थी, वजीर को। वजीर को। दीवाने आरिज, यह सैन्य विभाग था। इसका सर्वोच्च अधिकारी आरिज मुवाली कहलाता था। इस डिपार्टमेंट को किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने खुद ही देखा। सैन्य विभाग जो था इसी के अंदर में आता था। दीवान ए इंसा की बात करेंगे, दीवान ए इंसा यह शाही सचिवालय था, शाही सचिवालय का व्यंजक था। इसका प्रधान दीवाने मुमालिक था। दीवाने रसालत की बात करेंगे, इसका विभाग स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। यह विभाग बाजार व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, ठीक है। दीवाने रसालत ध्यान में रखेगा, ये बाजार व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दीवाने इंसा यह शाही सचिवालय था, पत्राचार वगैरह का काम करता था, सारा डॉक्यूमेंटेशन यही से होता था। दीवाने आरिज सैन्य विभाग था, और दीवाने बिजारत एक तरह से फाइनेंस वगैरह का काम देखता था, ठीक है। इसने आर्थिक सुधार क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, एक विशाल सेना के रख रखाव को देखते हुए अलाउद्दीन ने आर्थिक सुधार किए, जिसका विस्तृत वर्णन जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक में किया। पुस्तक का नाम है तारीखे फिरोजशाही, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसमें किया, जियाउद्दीन बर्नी का पुस्तक का नाम क्या है, तारीखे फिरोजशाही। अमीर खुसरो ने भी अपने पुस्तक में किया, खजाइनुल फुतू में। अमीर खुसरो इसके दरबार में रहते थे, ध्यान में रखेंगे, अमीर खुसरो इसके दरबार में था, ठीक है। तो खजाइनुल फुतू में इसामी की पुस्तक फुतू सलातीन तथा इब्न बतूता के रहला में भी इसके आर्थिक सुधार के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी पुस्तक में मिलती है, इब्न बतूता की रहला, अमीर खुसरो को खजाइनुल फुतू, इसामी की फुतू सलातीन, जियाउद्दीन बर्नी की तारीखे फिरोजशाही, ठीक है। जब्ती भूमि के पैमाइश आधार पर लगान का निर्धारण किया गया, सबसे प्रथम और कठिन अधिनियम था, ठीक है। जब्ती भूमि जो था, ठीक है, उसका पैमाइश के आधार पर उसका माप करके उसका लगान को निर्धारित किया गया। अलाउद्दीन ने एक पैमाइश की पैमाना इकाई निर्धारित, इसको बिस्वा बोलते थे। अगर पूछेगा बिस्वा नामक पैमाना, जो कि पैमाइश की पैमाना थी, किसने निर्धारित किया, तो क्या बताएंगे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किसने किया, तो ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने किया, इंपॉर्टेंट है। प्रति बिस्वा उपज का आधा भाग लगान के रूप में निर्धारित करना पड़ता है। भूमि का अभी तक जितना भी टैक्स लगा, सबसे अधिक टैक्स इसी के समय था। कितना प्रतिशत टैक्स लगा दिया, 50% टैक्स लगा दिया गया। क्यों लगाया गया, तो इसके पास बड़ी अस्थायी सेना थी। अब बड़ी अस्थायी सेना को नगद वेतन देखने के लिए कर की आवश्यकता थी, इसलिए जितने भी दिल्ली सल्तनत का भी शासक है, सबसे अधिक कर का था ना इसी के, आधा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था, ठीक है। इसने भी लगाया था, मुहम्मद बिन तुगलक ने भी लगाया था, लेकिन वो छोटा सा लिमिट जगह पर लगा था, वो भी फ्लॉप कर गया था। लेकिन इसके समय पूरे प्रदेश में, ठीक है, कितना, आधा लगान के रूप में निर्धारित किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने राशनिंग व्यवस्था भी लागू की, ठीक है। राशनिंग व्यवस्था जानते हैं, पीडीएस सिस्टम जो था इसी के समय आया था एक तरह से, ठीक है। राशनिंग जानते हैं ना क्या होता है, राशनिंग नहीं जानते हैं, चावल दाल आटा गेहूं नहीं मिलता है, हाँ, ठीक है। तो राशनिंग व्यवस्था इसी के समय लगा था, ठीक है। अलाउद्दीन ने मलिक कबूल को, ठीक है, बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया, ठीक है। मलिक कफूर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मलिक कबूल, कबूल भी था एक मलिक कबूल, ठीक है, वो अलग है, ठीक, कपूर नहीं है, ठीक है। तुर्की सुल्तानों में अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने वित्तीय तथा राजस्व सुधारों में गहरी रुचि ली थी। उसने सर्वप्रथम उस समस्त भूमि अनुदानों को वापस ले लिया जो अमीर वर्ग, शासकीय कर्मचारी, विद्वानों, धर्मशास्त्रियों को राज्य की ओर से दी गई थी अनुदान के स्वरूप। मैंने पहले बोला ना, जितने भी अमीर के पास भूमि थी, मतलब पहले के शासक क्या थे, इन लोगों से झगड़ा बोल नहीं लेते थे, क्योंकि बार बार लोगों को भड़का के विद्रोह कर देते थे। काफी सशक्त थे समाज के वर्ग में। देखिए, सरकार कितना भी मजबूत हो जाना, कुछ लोग हमेशा मतलब चाहेंगे तो सरकार के ऊपर मतलब एक दबाव बना के रखते हैं, ठीक है। उसी तरह से
जितने भी अनुदान में भूमि दी जाती थी अमीर वर्ग को, शासकीय कर्मचारी को, विद्वान को, धर्मशास्त्रियों को खुश रखने के लिए, ठीक है, सबसे इसने भूमि वापस ले लिया और सारे भूमि को किस भूमि में परिवर्तित कर दिया? तो खालसा भूमि में। किस भूमि में? खालसा भूमि। कौन सा भूमि? खालसा भूमि। खालसा भूमि का मतलब क्या? वैसा भूमि जिसमें मतलब क्या हो? राज्य का अधिकार हो, खालसा भूमि, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और उस सब भूमि पे क्या प्राप्त किया? इसने कर प्राप्त किया, टैक्स लगाया सब पे। उसने ग्रामों के मुखिया, जमींदारों और साधारण किसानों से संबंधित आदेश जारी किए कि खुरता तथा मुकदमों के विशेषाधिकार छीन लिए। देखिए पावर क्या, इसने बहुत अधिक सेंट्रलाइज कर दिया। पावर पहले क्या था? डिसेंट्रलाइज था। गांव में मुखिया जो होता, जमींदार जो होता, तो उन सबको खुरता और मतलब मुकदमा के विशेषाधिकार दिए गए थे। छोटा मोटा सजा वगैरह, फैसला वगैरह वहीं पे हो जाता था। सारा अधिकार वापस ले लिया। अलाउद्दीन ने मूल्यों के निर्धारित मनमाने ढंग से कर कर उत्पाद लागत के अनुसार किया। मनमाने ढंग से न करके उत्पादन के लागत के अनुसार इसने किया। मूल्य का मतलब क्या किया? निर्धारण किया। इसने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया। यह भारत का पहला मुस्लिम था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर, ठीक है, राज्यों से निश्चित किया। ठीक है, मसाहत मापन की, ठीक है, पद्धति के अंतर्गत समस्त भूमि पर 50% की एकीकृत दर से लगान वसूल किया। ठीक है, मसाहत मापन की पद्धति के अनुसार। अलाउद्दीन सैनिकों का नगद देने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था जो कि सैनिकों का नगद वेतन देता था। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, इसके समय में विशाल प्रदेशों को, ठीक है, खालिसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। इन क्षेत्रों में लगान राज्य के द्वारा वसूल किया जाने लगा, जो बात अभी तक हम आपको बता रहे हैं। इसने राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए दीवान मुस्तक राज की स्थापना की। ध्यान रखें, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित दूसरा बाजार सराय अदल था। ठीक है, जहां पे डेली जरूरत का चीज मिलता था। मंगोल आक्रमण की दर्जन भर मंगोल आक्रमण इसके समय में होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1299 में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया। इसमें महान सेनानायक जफर खान की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही महान, ध्यान में रखेंगे, कुतलुक खान के नेतृत्व में आक्रमण जो होता है, इसमें जफर खान की मतलब क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1299 में। ठीक है, 1304 ईस्वी में अली बीग और ख्वाजा ताश के नेतृत्व में पुनः मंगोल का आक्रमण हुआ और 1306 में अंतिम आक्रमण हुआ। ठीक है, बाद में मंगोलों के साथ इसकी संधि हो जाती है। अब मंगोलों का मतलब क्या किया? नवीन मुसलमान कहा गया, उसको दिल्ली में बसा दिया जाता है। ठीक है, तो मंगोल से बाद में संधि भी कर लेता है। जिन मंगोलों ने, ठीक है, इस्लाम धर्म को स्वीकारा, उसको नवीन मुसलमान कहा गया था। ठीक है, दिल्ली में आके ये लोग रहना शुरू कर दिए थे। अब देखेंगे इसका सैन्य अभियान क्या था अलाउद्दीन खिलजी का। तो 1297 में गुजरात का अभियान किया जिसे कर्णदेव द्वितीय बघेल को पराजित किया। इसी अभियान के दौरान मलिक कफूर को दिल्ली लाया था। ठीक है, तो 1297 में गुजरात का अभियान के दौरान कर्णदेव द्वितीय बघेल को पराजित किया और इसी पे इसको कौन मिला था? मलिक कफूर मिला था, जिसको लेकर दिल्ली आया था। ठीक है, और 1301 में रणथंभौर को हमीरदेव से जीता था। 1303 में चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया। ठीक है, कठिन संघर्ष के उपरांत राणा रतन सिंह से जीता था। ठीक है, यहाँ पे वो कहानी आप लोग नहीं सुनते, कौन सी कहानी? पद्मावत। पद्मावत की जो कहानी जो है, यही 1303 में, ठीक है, चित्तौड़ पे जो आक्रमण जो हुआ था, जहाँ का उस समय राजा जो था वहां का राणा रतन सिंह थे। ठीक है, अब 1505 में मालवा की विजय की। 1306 में उज्जैन, मांडू, धार एवं चंदेरी की विजय की। 1307 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1307 में देवगिरी के यादव रामचंद्र देव को पराजित किया। युद्ध के उपरांत अलाउद्दीन ने तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए रामचंद्र देव को राय रान की उपाधि दी। तुष्टीकरण की नीति क्या होता है? तो किसी दूसरे धर्म को पसंद करना, समझ आया ना? जैसे कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति कब अपनाई थी? तो लखनऊ अधिवेशन में अपनाई थी 1916 में। और शुरू से ही मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन का विरोध करते रही थी। ठीक है, जिसको 1909 में घोषणा किया गया था, 1916 में मान लिया। तो इसको बोलते हैं तुष्टीकरण की नीति अपनाना, मुसलमानों को प्रसन्न करना था। इसने हिंदुओं को प्रसन्न करने के लिए रामचंद्र देव को पराजित करने के बाद में राय रानन की उपाधि दे दी। 1310 में तेलंगाना की विजय की, जिसकी राजधानी वारलंग थी। यहाँ का तत्कालीन शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, इसी समय मलिक कफूर को कोहिनूर हुरा दिया, जिससे उसे सुल्तान को पेश किया। ठीक है, तो 1310 में जो यहाँ पे राजधानी जो वारलंग, ठीक है, काकतिया का राजधानी था मिलती वारलंग, तेलंगाना में पड़ता है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ का तत्कालीन शासक जो था प्रताप रुद्रदेव जो था द्वितीय जो था, इसी से मलिक कफूर को क्या मिला? कोहिनूर हीरा मिला।
ठीक है। और ये कोहिनूर को सुल्तान को पेश किया, ठीक है। तो यहाँ पे मंगोल आक्रमण बोल रहा हूँ, दक्षिण भारत का आक्रमण का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को तो जाता, लेकिन नेतृत्व किसने किया था? तो मलिक काफूर ने किया था, ठीक है। तेलंगाना विजय के उपरांत द्वार समुद्र विजय की गई, जो कि फैसल का तत्कालीन शासक बीर बल्लाल द्वितीय था। 1311 मदुरा में पांड्य शासक बीर पांड्य की पराजय होती है। अलाउद्दीन के समय अंतिम आक्रमण 1313 ईस्वी में देवगिरी के विरुद्ध किया, ठीक है, जबकि रामचंद्र देव का पुत्र शंकर देव विद्रोही हो गया था, ठीक है। तो अलाउद्दीन के समय में अंतिम आक्रमण 1313 ईस्वी में देवगिरी के विरुद्ध किया, जबकि रामचंद्र देव का पुत्र शंकर देव वहां पे विद्रोही हो गया था, इसलिए 1313 का आक्रमण जो था देवगिरी के विरुद्ध था। उसकी विजय और सफलताओं से इतना प्रोत्साहित किया कि उसे सिकंदर द्वितीय की उपाधि ली और उसे अपने सिक्कों का अंकित भी करवाया। तो ये भी पूछा जाता है, सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी ने। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति अलाउद्दीन खिलजी की नीति विस्तारवादी थी, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति पराधीनता स्वीकार करवाने के पश्चात कर वसूल करना। दक्षिण भारत के किसी भी राज्य पे अधिकार करके उसको फ्री करवा के अपने से शासन करना नहीं शुरू किया, क्योंकि वो पता था से भाई साहब नॉर्थ इंडिया से हम दक्षिण भारत में जाके शासक नहीं कर सकते, इसीलिए उसको अधीनता स्वीकार करवाता था, उसे धन प्राप्त करता था, कर प्राप्त करता था, राजा को फ्री छोड़ देता था। जब तक राजा पैसा दे रहा है, कर दे रहा है, तब तक ठीक है। लेकिन उत्तर भारत में इसने क्या किया? धर्म परिवर्तन करवाया, शासकों की हत्या की, उसके राज्यों को छीन लिया, स्वतंत्र रूप से वहां पे शासन करना शुरू किया, जबकि साउथ इंडिया में ऐसा नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा। इसने राजनीति में उलेमाओं का हस्तक्षेप को चुनौती दी, ठीक है। तो उलेमा जो बहुत अधिक मतलब पॉलिटिक्स बाजी करते थे, उन सबको मतलब क्या किया? सल्तनत से मतलब बाहर कर दिया। सुल्तान का कथन था, मैं वही आदेश देता हूं जो राज्य के लिए लाभदायक और जीवन मूल्यों के अनुकूल हो। निरंकुश शासन के लिए इल्तुतमिश ने विचार मात्र किया, जिसकी स्थापना में रजिया असफल रही। उसके लिए बलवन प्रत्यक्षशीलता पर अलाउद्दीन के समय में निरंकुशता अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, तो निरंकुश शासन के लिए इल्तुतमिश ने विचार मात्र किया, जिसकी स्थापना रजिया असफल रही। जिसके बलबन जो था प्रयत्नशील था, बलबन के समय में निरंकुशता थी, ठीक है। अलाउद्दीन के समय निरंकुशता अपने चरम पे पहुंच गई। निरंकुशता कहने का मतलब है शक्ति का केंद्र एक जगह पे चला, एक व्यक्ति विशेष की चले, सारा निर्देश सारा दिशा निर्देश एक ही जगह से हो, सारा शक्ति केंद्र में हो, ठीक है। तो ये बलबन के समय में थोड़ा सा प्रयत्नशील रहा बलबन, लेकिन किसके समय में मतलब खूब ऊपर चला गया? तो ध्यान में रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय मतलब उत्कृष्टता एकदम चरम पे चला गया था, ठीक है, निरंकुशता। अब आते हैं मुबारक शाह खिलजी। 1316 से लेकर 1320 तक ये शासक रहा। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिस स्वयं को खलीफा घोषित किया था, तो खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। जब 1316 में गद्दी पे बैठा, मुबारक शाह ने उल इमाम वो खिलाफत उल्लाह की उपाधि धारण की। बर्नी के अनुसार अगर बात करेंगे तो मुबारक शाह खिलजी कभी कभी नग्न होकर अपने दरबारियों के बीच दौरा करता था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता नसरुद्दीन खुसरव शाह, ये कुछ दिन के लिए थोड़ा समय के लिए बनता है, इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 तक मात्र शासक रहा था। मुबारक शाह की हत्या के बाद खुसरो खां गद्दी पे बैठा, इसने पैगंबर का सेनापति तथा नसरुद्दीन खुसरो शाह का उपाधि धारण की। उसने देवल रानी से विवाह किया और खिलज खान और उसके बाद उसका भाई मुबारक शाह की पत्नी बनी। उसने देवल रानी से विवाह किया जो खिलज खान, और उसके बाद उसका भाई मुबारक शाह की पत्नी बनी, ठीक है, देवल रानी, ध्यान में रखें, हिंदू थी। खुसवर शाह हिंदू धर्म में परिवर्तित मुसलमान था, ये भी ध्यान में रखें। खुसरव शाह जो था ना, हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। पहले यह मतलब हिंदू हुआ करता था, लेकिन बाद में मतलब क्या बना? बाद में मतलब क्या बन जाता है, ठीक है, हिंदू धर्म से मतलब परिवर्तित मुसलमान था। तो ये प्रश्न पूछता है, कौन सा सुल्तान पहले हिंदू था लेकिन बाद में मुसलमान बन गया था? तो खुसरव शाह। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ग्रहण की। उनके शत्रुओं ने उनके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए, ठीक है, क्योंकि हिंदू हुआ करता था, इसीलिए इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका विवाद देवल रानी से किया जो खिलज खान, उसके बाद उसका भाई मुबारक शाह की पत्नी भी बनी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बहुत कम समय के लिए था नसरुद्दीन खुसरो शाह, ध्यान में रखिएगा, एक खिलजी वंश का ही था, जो कि मतलब है कि हिंदू था लेकिन बाद में मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था,
खिलजी वंश का पतन कैसे हुआ, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चुने गए अल्पयायु बेटे शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बनकर मलिक कफूर ने शासन की सारी शक्ति अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। मलिक कफूर ने अलाउद्दीन के दो पुत्रों, ठीक है, खिलजी खान और सादी खां को अंधा करवा दिया, ठीक है। क्या नाम था अलाउद्दीन के दो पुत्र का नाम क्या था, एक का नाम खिलजी खान था और दूसरा का नाम सादी खान था, दोनों को अंधा करवा दिया। मल्लू कफूर के द्वारा अलाउद्दीन के सभी वारिसों को समाप्त करने का प्रयास से असंतुष्ट उमरावर्ग एवं द्वितीय पुत्र मुबारक खान ने मलिक कफूर की हत्या करवा दी। 19 अप्रैल 1316 में कुतुबुद्दीन मुबारक के नाम से मुबारक खान दिल्ली पे बैठा, जो कि तीसरा बेटा था। किसका बेटा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का। गद्दी पर बैठे उसने उदारवादी नीति को अपनाई और लगभग 18,000 कैदियों को मुक्त कर दिया। सभी कठोर कानून समाप्त कर दिए, छीनी गई जागीरें सबको वापस दे दी गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान तथा स्वयं को खलीफा घोषित किया। मुबारक खिलजी, ठीक है। खुसरो खान भारतीय मुसलमान था जिसे षड्यंत्र रचकर 15 अप्रैल 1320 को मुबारक खिलजी की हत्या करवा दिया गया। खुसरो खान, ध्यान में रखिएगा, और स्वयं गद्दी पर बैठा। वो पहला भारतीय मुसलमान था जिन्हें दिल्ली सल्तनत के सिंहासन रूढ़ हुआ। उसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़ाया। किसने, खुसरो खां। खुसरो खां को निजामुद्दीन औलिया का नैतिक समर्थन प्राप्त था, ठीक है, ध्यान में रखें। कौन, निजामुद्दीन औलिया, जिसने कौन सा नारा दिया था, दिल्ली दुरस्त अस्ती, अनुजा दिल्ली, ठीक है। खुसरो का 4 महीने तक शासन करके उसकी हत्या गाजी मलिक तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी, ठीक है। तो खुसरो खां अंतिम शासक था, उसकी भी हत्या कर दी गई गाजी मलिक तुगलक के द्वारा, और जिसको गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं। और इसी तरह से दिल्ली सल्तनत पे किसका हुआ, तो तुगलक वंश का नींव पड़ा, ठीक है। तो सारा कहानी सुन लिया, आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए, बताना है आपको, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे कब आक्रमण किया था, 1303 में। 1303 में, ठीक है। दीवाने रियासत किस प्रकार का अधिकारी होता है, दीवाने रियासत, वाणिज्य मंत्री, मार्केट सिस्टम, वाणिज्य मंत्री, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ठीक है, सहनाय मंदी कौन होता था, सहना मंदी क्या होता था, मार्केट ऑफिसर, बाजार खरीदने वाला, बाजार अधीक्षक होता था, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट, ठीक है। ये क्या थे, खिलजी क्या थे, तुर्क थे या फिर अफगान थे, क्या थे ये, अफगान गया, ठीक है, अफगान, ठीक है। जलाउद्दीन खिलजी के कहने पे किस ईरानी फकीर को, ठीक है, हाथी से कुचवा दिया गया था, कुचला दिया गया था, शादी मौला, सीदी मौला नाम था, सीदी मौला। करा का सूबेदार का नाम बताइए जो कि जलाउद्दीन खिलजी के समय विद्रोह किया था, जिसको दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा गया था, मलिक छज्जू नाम था। क्या नाम था, मलिक छज्जू। दीवाने आरिज किस प्रकार का विभाग था, दीवाने आरिज सैन्य विभाग था। बिस्वा क्या था, बिस्वा पैमाइश था, क्या था, पैमाइश। राशनिंग व्यवस्था किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन की राशनिंग सिस्टम, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि पे कितने टैक्स लगाए थे, 50%, ठीक है। सैनिकों का नगर वेतन देने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, खिलजी था, अमीर, ठीक है, उसका खिलजी, ठीक है, अमीर। और मतलब जो भी मतलब विद्वान वगैरह सबसे भूमि लेकर अलाउद्दीन खिलजी ने किस भूमि में परिवर्तित कर दिया, खालसा भूमि, खालसा भूमि, ठीक है। 1299 दिल्ली सल्तनत पर किनके नेतृत्व में, किस मंगोल शासक के नेतृत्व में, ठीक है, विद्रोह किया गया जिसमें जफर खान की मृत्यु हो गई, कुतलुग ख्वाजा। क्या नाम था, कुतलुग ख्वाजा। अंतिम आक्रमण कब हुआ मंगोलों का, 1306 में, ठीक है। गुजरात अभियान कब हुआ जिसमें मलिक कफूर को मतलब दिल्ली लाया गया था, 1297 में, 1297 में। और लोग क्या कह रहे, कहानी सुनते हैं, बोलते क्या नहीं है समझ में। मालवा के विजय कब हुआ, मालवा के विजय, ठीक है। तो अपने तुष्टीकरण नीति को बढ़ावा देते हुए, ठीक है, रामचंद्र देव को कौन सी उपाधि दिया इन्होंने,
राय रायन की उपाधि दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पांड्य शासक का नाम बताइए जिसकी पराजय हुई थी 1311 में। वीर पांड्या। दक्षिण भारत का अंतिम आक्रमण कब किया गया था? अलाउद्दीन के समय में अंतिम आक्रमण कब हुआ था? 1313 1313 में, ठीक है। देवगिरी का था क्या? किसके शासनकाल में? ठीक है, हाँ देवगिरी था, ठीक है। किसके शासनकाल में है? हम पूछ क्या रहे, प्रश्न पहले सुना कीजिए पहले, ठीक है। किसके शासनकाल में धर्म को राजनीति से अलग रखा गया? किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा? अलाउद्दीन ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैं वही आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए लाभदायक और जीवन मूल्यों के अनुकूल हो, या ये किसने कहा? खिलजी ने, ठीक है। दिल्ली का वो सल्तनत का उस सुल्तान का नाम बता जो हिंदू से मुसलमान बना था। खिज़्र खान। खुसरब खां, ठीक है, क्या नाम था? खुसरब खां, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसके खिलाफ नारे लगे? इस्लाम का शत्रु है, इस्लाम खतरे में है, नारे किसके खिलाफ लगे? जो हिंदू वाला था। खुसरब खान, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मुबारक खान ने किसकी हत्या करवा दी? मलिक गफूर की। मलिक कफूर की हत्या करवा दी, ठीक है। चलिए बात करेंगे, मलिक कफूर ने अलाउद्दीन के दोनों पुत्र को अंधा करवा दिया। नाम क्या था दोनों पुत्र का? एक का नाम खरीज खान है, दूसरा का नाम शादी खान, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। को निजामुद्दीन औलिया के नैतिक समर्थन प्राप्त था। खुसरो शाह को। खुसरो शाह को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए पढ़ेंगे तुगलक वंश, हो जाएगा। हाँ बोले तो थे। ठीक है, बहुत लंबा है लेकिन सर यही तो इम्पोर्टेंट है तुगलक। कल करवाता हूँ तुगलक, ठीक है, पॉलिटी भी पढ़ाना, ठीक है। कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकते, या तो पॉलिटी पढ़ा दे या फिर इसको पढ़ा दे, जो बोलिएगा। आज पॉलिटी रहने दीजिए। जी सर, इसे करवा दीजिए। सब लोगों का क्या विचार है? सब लोग सो गए हैं। ठीक है, वीसी को कट के ऑन करता हूँ।